29 अक्टूबर 2015 को युगांडा में नाइल नदी से लगभग 5 मीटर की दूरी पे रेंजर्स को एक 21 साल की लड़की सोफिया की प्लास्टिक वाटर बॉटल मिलती है और वहां से 5 या 6 मीटर की दूरी पर उनको सोफिया का पर्स मिलता है जो पूरा खाली था। इसके बाद उनको सोफिया का एक पैर का बूट मिलता है, सनग्लासेस मिलता है, आधा फटा हुआ बैंक नोट मिलता है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, वहां के एक पेड़ पर जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर की होगी उस पे सोफिया का अंडरवियर टंगा हुआ मिलता है। युगांडा के अथॉरिटीज और सोफिया के फ्रेंड्स उसकी मदर मैरिजी को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बेटी जंगल में लापता हो गई है। सोफिया की मदर ये सुनते ही वो तुरंत कंपाला से मूर्चिशन नेशनल पार्क के लिए निकल जाती हैं। इस केस में सिर्फ 2 सवाल थे जिसका जवाब सोफिया की मदर को जानना था और युगांडा के अथॉरिटीज को जवाब देना था। पहला कि सोफिया के साथ क्या हुआ था और दूसरा कि सोफिया कहाँ है, क्या उसे युगांडा की अथॉरिटीज ढूंढ पाएंगी। अब अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सोफिया की मदर नेशनल पार्क में पहुंचती हैं। उन्हें उनकी बेटी का सामान दिखाया जाता है जो रेंजर्स को जंगल में मिला था। वो बिल्कुल ही शॉक रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले ही तो वो अपनी बेटी से मिली थी और अब उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो सोफिया ने अपनी मदर के साथ 14 अक्टूबर को क्लिक किया था जब सोफिया का इंटर्नशिप कुछ दिनों बाद खत्म होने वाला था। दरअसल सोफिया जो है वो नीदरलैंड की एम्स्टर्डम की रहने वाली थी और शुरू से ही वो एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। स्टार्टिंग में वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन बाद में उसने डिसाइड किया कि वो एक डॉक्टर बनेगी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करती है और वहाँ मेडिसिन की स्टडी शुरू कर देती है। यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री करने के बाद उसको मास्टर्स करना था लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मास्टर करने से पहले 1 साल का गैप लिया जाए और कुछ अलग किया जाए, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया जाए। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन AIESEC के थ्रू सोफिया को युगांडा में एक जगह है कंपाला, वहाँ पे लुभागा हॉस्पिटल में उसको 8 वीक्स की इंटर्नशिप मिल जाती है। अब जरा वापस उस दिन पे आते हैं जब सोफिया गायब हुई थी और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा था। 28 अक्टूबर की शाम को लगभग 6:30 बजे सोफिया को लास्ट टाइम देखा गया था और कुछ देर बाद जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि सोफिया नहीं दिख रही है तो वो एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक जंगल था और अंधेरा भी बहुत हो चुका था इसलिए वो सब रात को लगभग 8 बजे वापस आ जाते हैं। अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कुछ रेंजर्स और सोल्जर्स सोफिया को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें नाइल रिवर से लगभग 5 मीटर की दूरी पर सोफिया का वाटर बॉटल मिलता है और इसके अलावा उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। और अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जब वो लोग वापस सोफिया को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें पिछले दिन जहाँ पे सोफिया का वाटर बॉटल मिला था उससे 5 या 6 मीटर की दूरी पर उनको सोफिया का पर्स मिलता है जो बिल्कुल खाली था। इसके अलावा एक पैर का बूट, सनग्लासेस, फटे हुए कपड़े के टुकड़े और उसका अंडरवियर पेड़ पर टंगा हुआ मिलता है। अब जरा सोच के देखो कि ये कितनी हैरानी की बात है कि पिछले दिन रेंजर्स को सिर्फ वाटर बॉटल मिली थी और उसके अगले दिन सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर ही उनको सोफिया का और भी सामान मिल जाता है। और यही चीजें सोफिया की मदर और बाकी लोगों को भी बहुत अजीब लगी कि ये कैसे हो सकता है। जो भी रेंजर्स वहाँ पे सर्च करने गए थे वो ट्रेंड रेस्क्यू वर्कर्स थे तो उन्हें तो इजिली पहले दिन ही सोफिया की सारी चीजें मिल जानी चाहिए थी। सोफिया की मदर ने पुलिस से ये सवाल भी किया कि उन्हें उसी दिन सोफिया की सारी चीजें क्यों नहीं मिली। इस पे पुलिस का कहना था कि जिस रात सोफिया गायब हुई थी उस रात बहुत बारिश हो रही थी इसलिए नदी का वाटर लेवल राइज हो गया था जिसकी वजह से कुछ एरिया पानी में चला गया था और इसीलिए उनको सोफिया की चीजें नहीं दिखी थी। पुलिस का ये एक्सप्लेनेशन कोई सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि जिस दिन वाटर बॉटल मिली थी उस दिन फोटोज भी क्लिक की गई थी वहाँ की लेकिन वहाँ पे कहीं भी पानी नहीं दिखा। और वैसे भी एक ही रात में वाटर लेवल इतना कैसे राइज हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ एरिया अंडर वाटर चला गया और एक ही दिन में वाटर लेवल डाउन भी हो गया। और चलो ये मान भी लिया जाए कि उन्हें पानी की वजह से सोफिया की चीजें नहीं मिली लेकिन पेड़ के ऊपर जो सोफिया का अंडरवियर टंगा हुआ था वो कैसे नहीं दिखा। अब इन सब एविडेंस को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि सोफिया के गायब होने के पीछे किसी इंसान का हाथ है। लेकिन युगांडन अथॉरिटीज इनिशियली ये थ्योरी अनाउंस कर देती है कि ये काम किसी वाइल्ड एनिमल का है। क्रोकोडाइल, लायन, हिप्पो या कोई और खतरनाक जानवर ने सोफिया पे अटैक किया होगा और उसको कहीं लेकर चला गया होगा। अब ये थ्योरी भी कोई सेंस नहीं बनाती है क्योंकि अगर कोई वाइल्ड एनिमल भी अटैक किया होता तो जमीन पर कहीं तो ब्लड के निशान मिलते और जो उसके फटे हुए कपड़े भी मिले थे उस पे कहीं भी ब्लड का निशान नहीं था। और ब्लड का भी निशान छोड़ दो, जो सोफिया के कपड़े मिले थे, जो शूज मिले थे, उस पे कीचड़ तक नहीं लगा था। Pointing
to an attack by a wild animal. In that case, you would find blood traces, you would find signs of a struggle. सोफिया की मदर का यह भी कहना था कि सोफिया के जो कुछ फटे हुए कपड़े मिले थे वो बिल्कुल फोल्ड था। भला ऐसा कौन सा जानवर है जो कपड़ों को फोल्ड करता है? और जो उसका अंडरवियर पेड़ के ऊपर मिला था उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? सोफिया की मदर बिल्कुल श्योर थी कि ये किसी इंसान का काम है, उसी ने ये सारी चीजें ऐसे सेटअप की हैं। अब युगांडियन पुलिस सोफिया के बारे में और पता लगाने लग जाती है कि जब से वो युगांडा आई है वो कहाँ कहाँ स्टे की है, कौन कौन से लोगों के साथ रही है और इस नेशनल पार्क में वो किसके साथ आई थी। पुलिस लुबागा हॉस्पिटल में लोगों से पूछताछ करती है कि क्या सोफिया की किसी से दुश्मनी थी या कभी पहले उसकी किसी से लड़ाई हुई हो। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ बताते हैं कि सोफिया की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी। वो हमेशा एनर्जेटिक रहती थी, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी और कुछ ही टाइम में वो सबकी फेवरेट भी बन गई थी। हॉस्पिटल की एक मिडवाइफ क्रिश्चियन मोरू का कहना था कि वो एक ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। वो चीजों को बहुत जल्दी लर्न कर लेती थी। वो हॉस्पिटल हमेशा टाइम पे आती थी। वो हमेशा चीयरफुल रहती थी। हॉस्पिटल स्टाफ के स्टेटमेंट से ये कंफर्म हो जाता है कि सोफिया बहुत ही पैशनेट और ब्रिलियंट लड़की थी। उसकी किसी भी स्टाफ से कोई भी लड़ाई नहीं थी। सोफिया की मदर बताती हैं कि जब से सोफिया युगांडा गई है वो हमेशा उनको हर चीज की अपडेट देती थी कि उसकी लाइफ वहाँ पे कैसी जा रही है। 1 सितंबर 2015 को सोफिया ने अपनी मदर को बताया कि पहले ही दिन मैंने कई लोकल बच्चों को दोस्त बनाया। वो मुझको मिजुंगू कह के बुलाते हैं क्योंकि मैं एक वाइट गर्ल हूँ और उन्होंने मुझको एक निक नेम भी दिया है, नजी गॉब, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग सनशाइन। सोफिया वहाँ पे बहुत खुश थी। वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखती है, वहाँ के लोगों के साथ डांस करती थी, मूवीज देखती थी, गाने गाती थी, पार्टीज करती थी। उसका एक भी ऐसा मैसेज नहीं था जिसको देखकर ये लग सके कि सोफिया को कोई प्रॉब्लम था। सोफिया की इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, इसीलिए उसकी मदर उससे मिलने नीदरलैंड से कंपाला आती है और 14 अक्टूबर को इस मोमेंट की फोटो सोफिया कैप्चर भी करती है। 22 अक्टूबर 2015 को लबागा हॉस्पिटल में सोफिया के इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। वो अपने मेडिकल गॉगल्स, व्हाइट कोट वहाँ के स्टाफ को दे देती है। जाते वक्त उसने लेटर भी लिखा था, बिफोर वी लेफ्ट आई रियली वांटेड टू से अ वार्म गुड बाय टू एवरीवन। All the people in the hospital are so sweet. I will really miss them. Who knows as a doctor of tropical medicine. अब सोफिया डिसाइड करती है कि इंटर्नशिप तो खत्म हो गया है तो क्यों ना नीदरलैंड जाने से पहले यहाँ पे जंगल सफारी ट्रिप कर लिया जाए। सोफिया की मदर कंपाला में ही रुकती हैं और सोफिया जंगल सफारी ट्रिप के लिए निकल जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सोफिया 17 दिन की सफारी ट्रिप पे आई थी। उसके साथ 2 डच कंपेनियंस थे, एक ड्राइवर था और एक युगांडन टूर गाइड माइकल किजाम्बू था। एक टूरिज्म ऑफिसर स्टीफन नैद्रो कोर्ट में ये बताते हैं कि माइकल के पास एज अ टूर गाइड, एज अ एजेंट, एज अ ऑपरेटर के लिए कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था, तो फिर ये किसी को सफारी ट्रिप के लिए कैसे ले जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आता है कि जिस शाम को सोफिया गायब हुई थी उससे कुछ घंटे पहले एक इंग्लिश कपल ने सोफिया से बात की थी। वो बताते हैं कि सोफिया बहुत पोलाइट और रिस्पॉन्सिव थी, बट वो कमजोर, इमोशनल और हाईली सेंसिटिव लग रही थी। इसलिए हमने कैंप वार्डन और गाइड माइकल को वार्न भी किया था और उनको एडवाइस भी दी थी कि सोफिया को मॉनिटर किया जाए और उसको सफारी ट्रिप कंटिन्यू कराने से पहले एक बार सोच लिया जाए। लेकिन किसी ने इस वार्निंग पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ ये पहली वार्निंग नहीं थी, इससे पहले भी कई लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया कि सोफिया का बिहेवियर कई बार चेंज हो जाता था। वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगती थी और सोफिया का ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं था क्योंकि उसकी मदर ने स्टेटमेंट में बताया था कि सोफिया को बाइपोलर डिसऑर्डर था, यानी कभी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी तो अगले पल वो डिप्रेस्ड हो जाती थी। लेकिन सोफिया की मदर और डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि सोफिया शुरू से ही हाई फेज में रहती थी, यानी वो एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल रहती थी। पूरे इंटर्नशिप के पीरियड में उसको कभी भी डिप्रेस या सैड नहीं देखा गया था। अब 28 अक्टूबर को शाम के लगभग 6:30 बजे सोफिया अपने दोस्तों को बताती है कि वो वॉशरूम के लिए जा रही है और उस पार्क का एक वर्कर भी ये स्टेटमेंट दिया कि उसने 6:30 बजे सोफिया को कैंपस लैट्रिन हट के पास देखा था। वो अपने हाथ में एक वाटर बॉटल पकड़ी हुई थी और वो नदी की तरफ देख रही थी और ये लास्ट टाइम था जब सोफिया को किसी ने देखा था। इसके बाद सोफिया कभी नहीं दिखी। अब कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाने की वजह से युगांडियन अथॉरिटी और डच अथॉरिटी ने ये बताया कि वो किसी वाइल्ड एनिमल का शिकार हो गई होगी या फिर वो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते डिप्रेशन में चली गई होगी और वो खुद की ही जान ले ली होगी। सोफिया की मदर को इन सब थ्योरीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कई सारे अपने स्टेटमेंट में ये बताई थी कि युगांडियन अथॉरिटी ने एविडेंस को सही से सिक्योर नहीं किया, एविडेंस को सही से हैंडल नहीं किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था और उनकी खुद की कंट्री नीदरलैंड
नीदरलैंड से भी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और ये सिर्फ उनका ही मानना नहीं था, कई सारे एक्सपर्ट और डच पुलिसमैन ने भी ये बताया कि जो सोफिया के एविडेंस मिले थे वो ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पे किसी ने सेटअप किया हो, किसी ने जानबूझकर वैसा रखा हो। जब युगांडा की अथॉरिटी और नीदरलैंड की अथॉरिटी ने सोफिया की जो एविडेंस मिले थे उस पर सही से फोरेंसिक टेस्ट नहीं किया, तो सोफिया की मदर ने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगी। वो यूएस के एक फोरेंसिक लैब IFS को पैसा देती हैं ताकि वो उनकी बेटी की जो कपड़े, शूज, एविडेंस मिला था उसको अच्छे से टेस्ट करें। और IFS के टेस्ट में बहुत ही शॉकिंग चीज निकल के आती है। सोफिया से रिलेटेड जो एविडेंस मिले थे उसको जितने लोगों ने भी टच किया था, जैसे कि रेंजर्स, पुलिस, सर्च टीम, उसके दोस्त, सबके DNA को टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि 28 लोगों का DNA तो मैच हो गया, लेकिन एक मेल DNA जो सोफिया के कपड़ों पे था वो किसी से मैच नहीं हो रहा था। यानी सोफिया के गायब होने के पीछे इस DNA वाले आदमी का हाथ हो सकता है। लेकिन युगांडा की अथॉरिटीज ने ये केस को पहले ही क्लोज कर दिया था, इसीलिए वो इस केस में और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। आज लगभग 10 साल हो चुका है और आज भी सोफिया की मदर युगांडा जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करती रहती हैं। वो 28 बार से ज्यादा युगांडा जा चुकी हैं, लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। जहां जहां सोफिया गई थी वहां से और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती रहती हैं, इस उम्मीद में कि शायद क्या पता किसी दिन उनको उनकी बेटी मिल जाए। और अगर नहीं भी मिले तो कम से कम ये तो पता चल पाए कि आखिर सच में उसके साथ क्या हुआ था, किसने किया था।